नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। 23 अगस्त 2023 को उड़ीसा, जो जनजातियों के मामले में भी एक समृद्ध राज्य कहा जा सकता है, उसमें नसबंदी कार्यक्रम में जनजाति पुरुष की नसबंदी पर जिस तरह से 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जनजाति पुरुष को कंपनसेशन या हर्जाना दिलाने की बात कही, उसमें यह बात जानना ज़रूरी हो जाती है कि आखिर जनजातियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा कि हमारे देश में ख़ासतौर से 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में जो कुछ भी है वह संविधान है, और संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द ही वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग में जब हम की बात करते हैं तो उस हम में संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का मौलिक अधिकार भी आ जाता है। अस्पृश्यता का भी जो मौलिक अधिकार है वो आ जाता है। हमारे अंदर अनुच्छेद 21 में जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है वह भी आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जब हम जनजाति शब्द को परिभाषित करते हैं तो भी हमें संविधान के अनुच्छेद 366 के उप अनुच्छेद 25 के माध्यम से उन लोगों को जनजाति कहने के लिए अधिकृत किया गया है जिनको अनुच्छेद 342 में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जनजाति घोषित किया जाता है। वैसे तो डॉक्टर DN मजूमदार ने इसकी परिभाषा दी हुई है, लेकिन इस बात की आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं कि 1947 में जहां जनजातीय समूहों की संख्या कुल 212 थी, वहीं पर 2011 की जनगणना में यह संख्या 700 से ऊपर, कहीं 750, कहीं 711 लिखा है, और करीब 8.6% कुल जनसंख्या का अनुपात रखते हुए यह जनसंख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। यह भी सभी मानवशास्त्रियों को और स्थापित मानवशास्त्रियों को भी आकलन करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि एक जनजाति जिसे सिंपल सोसाइटी भी कहते हैं और जिसके बारे में ये है कि दे आर लिविंग इन अ रिमोट एरियाज विद सिंपल लाइफ स्टाइल, जो ख़ास तौर से जो हमारे आविष्कार हैं, विज्ञान हैं, प्रौद्योगिकी हैं, इन सभी से दूर हैं, और जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट वेशभूषा है और व्यवहार की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है, जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, उस तरह की परिभाषा के बीच में अगर विकास की परिभाषा में भारत जैसे देश में लगातार जनजातीय लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइबलाइजेशन और इट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन? इसके पीछे कारण क्या है कि हमने जनजाति की संख्या को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। उन सब के बीच में जनजातियों की संख्या को निर्धारित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नसबंदी जैसे शब्द को बीच में लाया जाना निश्चित रूप से आपको प्रभावित करता है, क्योंकि जब सितंबर 1976 में आपातकाल के दौरान भारत में करीब 60 लाख लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी कर दी गई थी, खासतौर से पुरुषों की। इसमें वह आप नाम से भी देख रहे हैं, इसका नाम है नसबंदी, अर्थात वह नस बंद कर दी जाती जिससे स्पर्म एजोकुलेट होता है और वो वीर्य के साथ मिलता है। ऐसी स्थिति में यह बराबर चल रहा है। हर साल लाखों पुरुष इस तरह की नसबंदी में शामिल होते हैं, और उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण है जो हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्योंकि सरकार नसबंदी कराने वालों को 2000 रुपए देती है। अब 2000 रुपए पाने के पक्ष में ज़्यादातर लोग, क्या वही लोग नसबंदी करा रहे हैं जो गरीब हैं, जो गरीबी लाइन से नीचे हैं या BPL ग्रुप के हैं? यह भी एक अध्ययन का विषय होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 23 अगस्त 2023 को मैथिली सब डिवीज़न में मलकानागिरी डिस्ट्रिक्ट जो
एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ के गंगा दुर्गा नाम के एक गूंगे जनजाति, कोंद जनजाति के व्यक्ति का नसबंदी कर दिया गया। और दूसरे लोगों की जिस तरह से नसबंदी की गई, उससे एक बात यह उठी कि जनजातियों में, और सबसे बड़ी बात है कि गंगा दुर्गा एक अविवाहित व्यक्ति भी है। यह अपने आप में एक अपराध है कि किसी अविवाहित व्यक्ति की नसबंदी कर दी जाए, उसको जीवन जीने के उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि मैं मानवाधिकार के लिए काम करता हूँ, इसलिए इस बात को रख रहा हूँ, जिसके प्रति उसकी सहमति ही न रही हो, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी की भी नसबंदी की प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब आपने अपनी सहमति दिया हो, रिटर्न में सहमति दिया हो। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो किसी व्यक्ति ने आपको समझाया हो कि आपके साथ क्या किया जाएगा और तब आपने अपनी सहमति दिया हो। ऐसी स्थिति में जब यह मामला बढ़ा तो यह पाया गया कि जो गंगा दुर्गा हैं, जो ट्राइब है, उससे कोई भी सहमति नहीं ली गई, ना ही उसे बताया गया। यहाँ तक कि उसे जो 2000 रुपया दिया जाना चाहिए वह भी नहीं दिया गया। और इसको गंभीरता से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया और उसने 1 मार्च 2024 को 1 लाख रुपया जुर्माना किया। लेकिन यहाँ मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या जनजातियों के बीच किए जा रहे नसबंदी कार्यक्रम को लेकर हम अपने अध्ययन में जनजातियों को सम्मिलित कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर जनजातियों को इस नसबंदी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है, या फिर स्वयं जनजाति के लोग एक तरफ नसबंदी कार्यक्रम करके जहां जनसंख्या नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 366, 25 और 342 के अंतर्गत हर साल कुछ न कुछ जनजातीय समूह बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, यह जनजातीय समूह चाहे वह रवाई जौनपुर हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश में धान्यकूट हो, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उनको भी जनजाति का दर्जा मिले। जनजाति का दर्जा पाने के लिए विकास की परिभाषा में जनजातियों में क्यों एक होड़ मची हुई है? क्या यह सिर्फ आरक्षण का विषय है? क्या यह सिर्फ सरकारी सुविधाओं का विषय है? या फिर प्राकृतिक रूप से ही हम जीवन जीना चाहते हैं उसका विषय है? इस पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जनजातियों में इस समय जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा द्रौकपा जनजाति की, जिसके पास खासतौर से यूरोप के लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि उनके जनन द्रव्यों से अलेक्जेंडर के समय के जीन्स, जो कि प्योर स्थिति में है, क्योंकि यह एक ऐसी जनजाति है जिस पर अभी कोई एडमिक्सचर नहीं हुआ है, जो कहा जाता है महाभारत कालीन सिंगल एक जनजाति है, और उस जनजाति के माध्यम से, उस जनन द्रव्यों के माध्यम से लोग एक प्योर जीन्स वाली संतान पैदा करने के लिए आते हैं और जनजातियों को पैसा देकर उनके उन जनन द्रव्यों का उपयोग अपने संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन सब से पहले हमें यह जानना होगा कि जनजातियों में जो नसबंदी का एक रुझान बढ़ा है या उनमें ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही है, जैसा कि गंगा दुर्गा के प्रकरण में है, उन सब से क्या हम जनजाति को वास्तव में रोकना चाहते हैं, या फिर हमें संविधान के उन अनुच्छेदों पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है जो हर साल बेहताशा जनजातियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं? और जो जनसंख्या 212 जनजातीय समूहों में 1947 में थी, वह 711 हो गई है। यह प्रगति की कौन सी कहानी है और इसे विकास के आधार पर कैसे किया जा सकता है? मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर डी.के. भट्टाचार्य के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस बात को रखा था कि ये कहना कि शहरी लोग जनजातीय क्षेत्रों में जब बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि जो जनजातीय क्षेत्र की जनसंख्या है वह स्वयं इतनी बढ़ती जा रही है कि वह शहरी लोगों के साथ मिलती जा रही है। और आपको भी इस पर विचार करना चाहिए, क्या नसबंदी जनजाति लोगों के बीच वास्तविक धरातल पर उचित है, जबकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में
जनजातियों को लगातार बढ़ाने की एक प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको यह तथ्य समझ में आते हैं और आपको ऐसा लगता है इसे दूर तक ले जाना चाहिए, तो जनजातियों की बात तक दूर तक ले जाइए, ताकि मैं आलोक चांटी अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से फिर किसी अच्छी जनजाति पर आपके साथ मानवाधिकार के विषय को विश्लेषित कर सकूं। नमस्कार।